कि जो आपका सिलेबस होता है और परीक्षा प्रारूप होता है ये आपको जानकारी देता है बिल्कुल गूगल मैप की तरह। ऑनलाइन क्लास में क्या है कि एक के बाद एक जितनी बार आप चाहें वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रिंटेड नोट से ज्यादा बेहतर तो आपके जो है क्लास नोट्स होते हैं जो आप अपनी हैंडराइटिंग से तैयार करेंगे कि कैसे जो है प्रश्न पहले पूछे जाते थे, और यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कॉमर्स का बच्चा करेगा और भी अच्छा अगर उसे यह पता चल जाए कि कक्षा 11वीं में किस प्रकार से अर्थशास्त्र की तैयारी करनी है, किन किन बातों को ध्यान रखना है। इसी बात पर आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले यह देख लीजिए कि किन किन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के ऊपर, परीक्षा प्रारूप के ऊपर, नियमित लेक्चर कैसे लगाएंगे, फिर जानेंगे कि क्लास के नोट्स बनाने हैं या नहीं, और उसके बाद रिवीजन की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पर भी बात करेंगे कि क्या हमें अभ्यास करने चाहिए या नहीं, और आखिरी में बात करेंगे टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो सबसे पहले यह जानिए कि जो आपका सिलेबस होता है और परीक्षा प्रारूप होता है ये आपको जानकारी देता है बिल्कुल गूगल मैप की तरह। ये बताएगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। परीक्षा का जो प्रारूप होता है वो आपको बताता है कि कौन सा चैप्टर कितने अंक का है और परीक्षा में किस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद यहां पर देखिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन लेक्चर में से कोई भी ले सकते हैं। आप अपने अनुसार देख लेना कि आपको सबसे अच्छा कहां पर लग रहा है। आजकल तो ऑनलाइन के जो फीचर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, जैसे कि ये अफोर्डेबल हो गया है, सस्ती दरों पर आपको जो है बैच अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर आप ऑफलाइन बैच की बात करें या फिर ऑफलाइन क्लास की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। उसके बाद बात आती है कि सर हमें ऑफलाइन क्लास में ना उतना मजा नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर जो है ना एक बार लेक्चर हो जाता है ऑफलाइन क्लास में वो बात खत्म। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या है कि एक के बाद एक जितनी बार आप चाहें वीडियो को देख सकते हैं। लाइव लेक्चर तो आपको चलते ही हैं, तो यहां से ये फायदा बच्चों को मिल जाता है। उसके बाद लाइव लेक्चर के अंदर में जो है ना कई बार ऐसा भी होता है कि आपको डाउट आ गया तो उस चीज को आप कभी भी पूछ लेते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लास में फिर क्या होता है, अगले दिन सर से विजिट करना होता है, फिर जो है वहां से हमें जानकारियां हासिल हो पाती हैं। तो ये यहां पर कुछ ना कुछ चीजें बेनिफिशियल ऑनलाइन में ज्यादा हो गई हैं। ऑफलाइन क्लास खास करके उन बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए जिनका अटेंशन बिगड़ते रहता है, शॉर्ट्स के ऊपर लगे रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन लगा हुआ है और उन्हें ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए। अगर जिन बच्चों को लगता है नहीं सर हम तो बहुत सीधे साधे बच्चे हैं, हम अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास के लिए जा सकते हैं। यहां पर घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। उसके बाद बात आता है यहां पर कि सर हम कक्षा 11वीं में तो हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पहले हम सांख्यिकी पढ़ें या भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। क्योंकि अर्थशास्त्र में हम लोग कक्षा 11वीं की जब बात करते हैं, स्टेट बोर्ड की जब बात करते हैं, तो ये दो भाग में हमें किताबें पढ़ना होता है। पहले भाग का नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होता है, और दूसरे भाग में है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जिसे आप इंडियन इकोनॉमी भी कहते हैं। तो ये दो भाग में आपको किताबें पढ़ना है। लेकिन सर पहले भाग में या फिर पहले हम कौन सी चीजें पढ़ें, तो सबसे पहले आप अर्थशास्त्र के अंदर ये पढ़ लो कि सांख्यिकी में किस किस तरह के कंसेप्ट्स या फिर मेथड्स हैं। क्योंकि सांख्यिकी के अंदर सारे जो है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसका निरंतर आप अभ्यास करते हैं, तो इसका जितना भी पोर्शन है वो आप कंप्लीट कर लो अच्छे से। लेकिन उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना। लेकिन जिस वक्त आप भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को पढ़ रहे होंगे उसी वक्त आप अर्थशास्त्र के अंदर सांख्यिकी का जो है रिवीजन कर रहे होंगे। तो यहां से जो चीजें आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है। तो लगातार ये आपका रिवीजन भी होता रहेगा और इसकी आप आगे पढ़ाई भी करते रहोगे। तो यहां पर अब बात आता है कि सर ये तो क्लियर हो गया कि पहले हमें सांख्यिकी पढ़ना है, उसके बाद क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। लेकिन दोनों ये किताबें कंप्लीट करने के बाद क्या हमें क्लास नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए जब भी आप चीजों को समझ रहे हैं तो अपनी भाषा में लिखने की हर संभव कोशिश करिए, क्योंकि परीक्षा में भी कहा जाता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो इसीलिए कह रहे हैं कि क्लास नोट्स आप जरूर तैयार करिएगा। यहां से आपका फायदा यह रहेगा कि आप अपनी भाषा में या अपनी भाषा शैली में उस चीज को लिखेंगे और लंबे समय तक आपको याद रहेगा, रिवीजन करने में आपको मदद करेगा। तो प्रिंटेड नोट से ज्यादा बेहतर तो आपके जो है क्लास नोट्स होते हैं जो आप अपनी हैंडराइटिंग से तैयार करेंगे। एक बार आप अपने तरीके से सोच करके देखिए कि कौन सी बातें आपको लंबे समय तक याद रहता है। क्या क्लास नोट्स जो टाइपिंग किए हुए होते हैं या फिर प्रिंटेड नोट्स होते हैं वो, या आपके लिखे हुए नोट्स होते हैं वो, ठीक है। तो यहां से आप खुद ही जो है इन चीजों को समझ सकते हो। उसके बाद यहां पर देखिए रिवीजन करने की जब भी बात आती है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कितना भूला कितना याद किया पता ही नहीं चलता। तो इससे जो है ना यहां से जो है सारी जानकारी आपको मिल सकती है
कि जो भी आप चीजें पढ़ रहे थे और अब जो भी चीजें पढ़ पा रहे हैं, इन दोनों में कितना अंतर है। यानी कि जो भी आपने लेक्चर्स लगाया, क्लास नोट्स तैयार किया, क्या उन चीजों को दोबारा से कम समय में पढ़ पा रहे हैं या नहीं, या फिर वो चीजें समझ आ रही है या नहीं। तो इस तरीके से जांच पाएंगे यहां पर खुद के रिवीजन से, ठीक है। उसके बाद यहां पर जब बात आती है, जब हम लोग कहते हैं कि सर रिवीजन बहुत जरूरी होता है, हम बार बार कह रहे हैं रिवीजन बहुत जरूरी होता है, रिवीजन करिए। क्योंकि देखो, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप समझ लीजिए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। मतलब तैयारी तो अच्छी कर रहे हैं सर, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर, तो वो आपको पता चलता है रिवीजन के जरिए। रिवीजन करिए, वहां से आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर पड़ रहा है, किसमें आप बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं, किसमें आपकी पकड़ बेहतरीन है, तो यहां से आपको अंदाजा लग जाता है। उसके बाद बात आती है कि सर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हम चर्चा करें या ना करें, क्या उनको हम सॉल्व करें या ना करें। तो ये बहुत जरूरी होता है, ध्यान से समझिएगा। आपके जो सिलेबस होते हैं वो टाइम टू टाइम थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, लेकिन ज्यादातर बदलाव नहीं देखा जाता है, थोड़ा बहुत बदलाव होता है, या फिर कुछ परसेंटेज कटौती कर दिए जाते हैं, या फिर कुछ नए टॉपिक शामिल कर दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर पूरा का पूरा जो सिलेबस आपका वो नहीं बदलता। तो इसलिए आप पिछले 5 वर्षों के पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र को जरूर से जरूर हल करिएगा। पिछले 5 वर्षों का प्रश्न पत्र प्रारूप ये जरूर देख लेना कि कैसे जो है प्रश्न पहले पूछे जाते थे, और यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके टाइम में या फिर आपके समय में बोर्ड किस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो यहां से जो है 5 वर्षों का प्रश्न हल कर लेना, यहां से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस किस चैप्टर से किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब यहां पर देखिए, सारी तैयारी हो गई, लेकिन अब जब हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले खुद को जांच रहे होते हैं ना, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है खुद के मूल्यांकन करने का। तो इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। जहां पर भी आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखा है, वहां पर टेस्ट सीरीज होता है, और वो बिल्कुल परीक्षा प्रारूप और आपके सिलेबस के अनुसार होता है, चैप्टर वाइज हो या टॉपिक वाइज हो, कोई सा भी हो। लेकिन आप जरूर से जरूर टेस्ट सीरीज को लगाइए। यहां से भी आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ किस चीज में है, यानी कि आपकी पकड़ किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा है, किस में आप कमजोर पड़ रहे हैं। तो आपको यहां पर भी आखिरी बार सुधार करने का मौका मिलता है। सो टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइए, और यहां पर कोशिश करिएगा कि एमसीक्यूज अगर मिल जाए तो वो भी आपके लिए ज्यादा बेहतरीन होगा। क्योंकि आजकल जो है बोर्ड्स ज्यादातर टारगेट करने लगे हैं कि इसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए, बच्चे को कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए। तो वो आप कंसेप्ट्स जो है तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपको सारा चीज पढ़ा हुआ है और आप उन चीजों को रिवीजन कर रहे हो, उसी का टेस्ट लगा रहे हो। सब कुछ जो है यहां से आपको जानकारी मिल जाएगा कि आपकी कमजोरी किस टॉपिक में है और आप बेहतरीन प्रदर्शन किन टॉपिक के ऊपर कर पा रहे हो। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमें जो है ना ये तो बता दीजिए, हमें ये तो बता दीजिए कि ये सब सारी चीजें हमको कहां से आसानी से मिल सकती हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप आसानी से पा सकते हो, बस आपको खोजने की जरूरत पड़ती है। कहते हैं ना कि छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी सफलता मिलती है। तो छोटे छोटे निरंतर प्रयास करिए, जिन चीजों पर हमने बात किया उसे खोजिए, ढूंढिए, है ना। खोजने से तो कुछ भी मिल जाएगा। तो यहां पर जो है इस वीडियो में रखेंगे हम इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।